प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीव जगत वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्गीकरण किया गया तो वह वर्गीकरण क्या है, किस किस भागों में, किन किन भागों में इस संसार के जीव जंतुओं और पौधों को बांटा गया, इस बारे में आप अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो बांटे गए जंतु और पौधों के संघ हैं, किंगडम हैं, उनके लक्षणों और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर में। जो आपको पढ़ना है पहला टॉपिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, इस संसार में जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की लगभग 13.5 लाख से अधिक जीव जातियाँ पाई जाती हैं। उनमें लगभग 3.5 लाख पेड़ पौधों की और लगभग 10 लाख जीव जंतुओं की जातियाँ पाई जाती हैं। तो अब यह है कि उनके लक्षण अलग हैं, उनके स्वभाव अलग हैं, उनके आवास अलग हैं, उनकी प्रकृति अलग है, उनके पोषण यानी भोजन के माध्यम अलग अलग हैं। और इतनी अधिक संख्या में जीव जातियाँ हैं और इनका एक साथ अध्ययन कर पाना इसीलिए आसान नहीं है, क्योंकि इनके आवास, भोजन, उनकी प्रकृति तथा उनकी संरचना सब अलग है। इसीलिए इन सब का अध्ययन करने के लिए इन्हें अलग अलग समूहों या वर्गों में बांट देना उचित होता है और इसी क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वास्तव में अगर इसकी हम एक सटीक परिभाषा दें तो यही होगी कि जीवों को उनके लक्षणों तथा उनके रचनाओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना ही, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर देना ही वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, तो हम बोलेंगे क्या, जंतुओं तथा पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, लक्षणों को ध्यान में रख के वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है इस बात को आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर हम किसी का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें क्या आधार मानते हैं, क्या है ऐसी चीज़ जिससे हम वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें जैसे अभी किसी को क्लास 9th में रखना है, किसी को 10th में रखना है, किसी को 11th में रखना है, तो क्या आधार मानेंगे, यानी उसका हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसकी योग्यता देखेंगे कि यह कैसा है, उसी आधार पर उसमें रखेंगे। उसी हिसाब से जीव जंतुओं और पौधों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी योग्यता की पहचान कैसे होगी, उनके लक्षण के आधार पर। तो उनके लक्षणों को ध्यान में रखकर इन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम बोलेंगे जंतुओं तथा पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में बांट देना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी वर्गीकरण की क्या जरूरत थी। तो हमने बताया इस संसार में इतनी अधिक जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है, उनकी जातियां पाई जाती हैं कि उनका एक साथ रख करके अध्ययन कर पाना असंभव है। इसीलिए उनको अलग अलग समूहों में बांटना। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उसका सबसे पहला कारण है कि अध्ययन की सुविधा के लिए। दूसरा कारण क्या है, जीव जातियों की अलग अलग पहचान करने के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन। तीसरा लक्षण क्या है, उनके आवास, शारीरिक तथा अन्य रचनाओं के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगला उसकी आवश्यकता क्या है, अलग अलग जंतुओं के पोषण के माध्यम अलग अलग होते हैं। कोई तो सूर्य के प्रकाश से बना लेता है, कोई दूसरे जंतुओं को खाता है, कोई दूसरे पौधों को खाता है। तो पोषण की विभिन्न अवस्थाएं हैं जंतुओं और पौधों में। इनका अध्ययन करने के लिए भी इन्हें हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो इस हिसाब से वर्गीकरण की आवश्यकता हो जाती है।
अध्ययन की सुविधा के लिए, उनके आवास एवं संरचना के जानकारी के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनमें पोषण के तरीके ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम वर्गीकरण का इतिहास जानते हैं कि वर्गीकरण कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले वर्गीकरण हमारे जो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु ने किया। यह एक प्राचीन सिस्टम है, सबसे पुराना सिस्टम है वर्गीकरण का, जो 325 ईसा पूर्व में आया था अरस्तु के समय में। और अरस्तु ने सबसे पहले सभी जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा, एक लाल रंग के रक्त वाले और दूसरे रंगहीन रक्त वाले, यानी बिन कलरलेस जो होते हैं, उन्होंने यहाँ तक बांटा। और जो बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रैक्टस, इन्होंने जो पौधों का वर्गीकरण किया उसमें दो किया, एक किया पुष्पीय, एक किया अपुष्पीय। इस प्रकार से पहले के जो वैज्ञानिक थे और पहले के विद्वान थे वर्गीकरण किए। लेकिन वह वर्गीकरण काफ़ी नहीं था, ना तो उस वर्गीकरण से सभी जातियों के बारे में अध्ययन किया जा सकता था, क्योंकि समस्या यह थी ना कि जैसे जैसे इनोवेशन होता गया, विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जीव जातियों की संख्या में वृद्धि होती गई, नई नई खोजें होती चली गई। तो जब जातियों की संख्या बढ़ गई तो अब वह वर्गीकरण काफ़ी नहीं रह गया, अब एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले वर्गीकरण की आधुनिक वर्गीकरण की नींव डाला कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। इसने 1758 में एक किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी, और उसमें सबसे पहले वर्गीकरण के सिद्धांतों को इसने प्रस्तुत किया। उसने अलग अलग सिस्टम से जीव और पौधों का वर्गीकरण किया, परंतु वह काफ़ी हद तक सफल नहीं रहा, क्योंकि उसमें कई कमियां रह गईं, कई खामियां रह गईं। हालांकि उसकी द्विनाम पद्धति जो थी वह काफ़ी हद तक सफल हुई, और जिसके आधार पर आज जंतु वैज्ञानिक नाम और पौधों के वानस्पतिक नाम लिखे जाते हैं, परंतु वर्गीकरण की स्थिति को वह सही से नहीं कर पाया। इसीलिए उसने नींव तो डाली वर्गीकरण की, लेकिन उसका वर्गीकरण पूर्णतः सफल नहीं हुआ। आगे चल करके अनेक वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण को किया, और अनेक वर्गीकरण लोगों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। किसी ने कहा जंतुओं को 3 संघों में, किसी ने कहा नहीं 4 संघों में, किसी ने कहा नहीं 6 संघों में, ऐसे ऐसे करके बांटने शुरू किए, परंतु किसी का भी वर्गीकरण बहुत अधिक प्रभावी और सर्वमान्य नहीं हुआ। परंतु सन 1969 में R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने एक सफल वर्गीकरण का प्रयोग किया, और इसने इस संसार के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को 5 भागों में बांट दिया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। R.H. व्हिटेकर ने सभी जंतुओं और पौधों को 5 जगतों में बांटा। सबसे पहले जगत का नाम है मोनेरा, दूसरे जगत का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम है फंजाई, चौथे जगत का नाम है प्लांटी, 5वें जगत का नाम है एनिमलिया। इसे आप ध्यान से देखेंगे, और इसका वर्गीकरण काफ़ी हद तक सफल माना गया, जो आज भी पूरी तरीके से स्वीकार्य है। और इसने जो वर्गीकरण दिया, इसे मान्यता दी गई। इसी कारण से R.H. व्हिटेकर को 5 जगत वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा दिया गया वर्गीकरण 5 जगतों में विभाजित है। तो R.H. व्हिटेकर को यह पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसने ही सबसे आधुनिक वर्गीकरण को दिया, जो पूरी तरीके से सर्वमान्य है। अब हम पढ़ेंगे इसने जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की, इस प्रणाली के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत कैसे कैसे उसने सभी जीव जंतुओं और पौधों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग जगतों में विभाजित किया। तो इसने सबसे पहला जगत बनाया मोनेरा। मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया ना कि पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों के आधार पर किया गया है, लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया है। तो मोनेरा जगत की स्थापना की उसने सबसे पहले जगत की, और इसमें
किन जीवों को रखा, किन लक्षणों के आधार पर रखा, उसको हम पढ़ेंगे। मोनेरा जगत में उन जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय है, ध्यान रहे यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक ही कोशिका से बना है और इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी सूक्ष्मदर्शीय हैं। दूसरा लक्षण उसने क्या बताया कि मोनेरा जगत में एक कोशिकी प्लस प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया। आपको पता है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस अविकसित अवस्था में पाया जाता है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाया नहीं जाता है। उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिनमें केंद्रक तथा अन्य कोशिकांगों का मूलतः अभाव होता है या पाए जाते हैं तो वो विकसित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें अल्प विकसित कोशिका भी कहा गया है। तो मोनेरा जगत में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय है तो वह सूक्ष्मदर्शीय होगा क्योंकि उसे हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें उदाहरण क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये तीनों यूकैरियोटिक नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक विकसित अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा जगत में उन्हीं को रखा गया है जिनमें अल्प विकसित केंद्रक वाली कोशिका होती है और वे एक कोशिकीय होते हैं। तो आप इसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीन जीव इसमें रखे गए हैं। जीवाणुओं के बारे में आप 9वीं क्लास में पढ़े हैं, नीले हरे शैवाल के बारे में भी कुछ जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है, एक ऐसी कोशिका है जिसमें बाहर का आवरण होता ही नहीं है, यानी इसमें कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है यह पाया ही नहीं जाता, यानी यह नग्न कोशिका है। माइकोप्लाज्मा नग्न कोशिका है और इसे संसार की सबसे छोटी कोशिका का दर्जा प्राप्त है। संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, PPLO भी इसे कहते हैं। और इसमें बाहरी आवरण पाया ही नहीं जाता और इसीलिए यह जो जंतु जगत और पादप जगत का इसे जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत और जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। मतलब जोकर का मतलब यह किसी में नहीं है, समझा जाए तो यह एकदम से अजीब जीव है। अब देखेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में क्या लक्षण है, प्रोटिस्टा में किन जीवों को रखा गया। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, एक कोशिकीय। जब एक कोशिकीय होंगे तो जाहिर सी बात है वे सूक्ष्मदर्शीय होंगे क्योंकि हम उन्हें नंगी आँख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी द यूनिसेलुलर एनिमल सिनेक्डाइट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये कोशिकीय होते हैं परंतु ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते। यानी इनमें पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वह पूर्ण रूप से विकसित होती है, उसमें केंद्रक भी पाया जाता है पूर्ण रूप से विकसित और अन्य कोशिकांग भी पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो एक कोशिकीय है परंतु यूकैरियोटिक है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, मोनेरा भी एक कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है, परंतु मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक रखे गए हैं, यानी विकसित केंद्रक कोशिका वाले, इसमें अल्प विकसित केंद्रक कोशिका वाले। अब हम फंगाई की बात करते हैं। फंगाई एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, प्लस बहुकोशिकीय। इसे ध्यान से देखिएगा आप। और इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी अब सभी जीवों में और पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। ये एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय। इसमें देखिए, कवक फंगाई में किनको रखा गया? कवकों को रखा गया। कवक सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर उगने वाले हैं और ये सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी होते हैं। जैसे कहीं भी सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं और उन्हीं के ऊपर उग करके उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये ना तो इनकी खुद की लाइफ साइकिल होती है, ना तो ये खुद अपना कोई भोजन बनाते हैं। यह सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर उगे होते हैं और उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे, जिसके पदार्थ के ऊपर उगते हैं उसी से अपना भोजन लेते हैं। जब वह पदार्थ खत्म हो जाता है तब ये भी नष्ट हो जाते हैं। और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। हम आपको बता दें, एक कोशिकीय ये आपको कम जगहों पर मिलेगा कि फंगाई में एक कोशिकीय लोग लिखें, लेकिन एक कोशिकीय भी फंगाई होता है। एक ही इस दुनिया में खाली फंगाई एक कोशिकीय है। एक ही कवक ऐसा एक कोशिकीय है जिसका नाम ईस्ट है, जो शर्करा युक्त पदार्थों में पाया जाता है। गन्ने के रस से सिरका बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। अंगूर के रस से अल्कोहल बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का। बेकरी उद्योग में पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह बनाने में ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। सड़ाने के लिए मैदे को ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। और ईस्ट एक कोशिकीय कवक है और यह अकेला को ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है। इसके अलावा बाकी सभी कवक बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय कवकों के उदाहरण हैं राइजोपस है, एगरिकस है यानी कुकुरमुत्ता, और मशरूम है। ये सब बहुकोशिकीय फंगाई यानी कवकों के उदाहरण हैं। मात्र अकेला खाली ईस्ट ही ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बहुकोशिकीय हैं। अब हम प्लांटी के बारे में बात करें। प्लांटी में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले हरे पौधों को रखा गया है जो पूर्णतः क्लोरोफिल युक्त होते हैं और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करते हैं। इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी सभी हरे पौधे। उसके बाद एनिमलिया के बारे में बात करें। एनिमलिया जो है इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं यानी विषमपोषी होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, स्वयं का कोई भोजन नहीं बनाते हैं। ये सभी एनिमलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। यानी इसमें ध्यान रहे, बहुकोशिकीय एनिमलिया में रखे गए हैं, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स एनिमल्स। और अगर हम एक कोशिकीय एनिमल्स की बात करेंगे ना तो उसके लिए प्रोटिस्टा है, वो एनिमलिया में नहीं रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूनिसेलुलर रखे गए हैं, एनिमलिया में सब मल्टीसेलुलर रखे गए हैं। इसके एग्जाम्पल में है ऑल एनिमल्स, ऑल हेटेरोट्रॉप्स एनिमल, सभी विषमपोषी जीव जो स्वयं का भोजन नहीं बनाते, दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। आप इसका पूरा अभ्यास कर डालिएगा, एग्जाम्पल सहित PDF में भी ये भेजा जा चुका है और फिर अगले दिन हम इसका डिस्क्रिप्शन पूरा बताएंगे।